हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज पर्यावरण की जो सीरीज हमारी चल रही है, इस सीरीज में हम आज क्षेत्रीय विविधता या क्षेत्रीयता को पढ़ेंगे। यह क्षेत्रीयता कैसे है वनस्पतियों के रूप में, जीवों के रूप में। जब तक आप इस क्षेत्रीयता को नहीं समझेंगे तब तक हकीकत में आप पारिस्थितिकी तंत्र को नहीं समझ सकते, पूरी पारिस्थितिकी को नहीं जान सकते। ऐसे में आज हम पहले क्षेत्रीयता को जान लें। तो आज का टॉपिक है हमारा क्षेत्रीय वितरण। चलिए आज अध्ययन करते हैं क्षेत्रीय वितरण। क्षेत्रीय वितरण कहने का आशय यह है कि संपूर्ण धरातल पर जो हमारे आसपास या कहीं भी पर्यावरण है, उस पर्यावरण में जो विविधता दिखती है, जो उस पर्यावरण में भिन्नता दिखती है, ये विविधता और भिन्नता क्यों है और कहाँ है, कैसे है, इस बात का अध्ययन करेंगे। तो क्षेत्रीय वितरण के अंतर्गत चलिए हम आज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को। संपूर्ण पर्यावरण का अध्ययन करना है तो हम पहले एक एक स्टेप का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं टॉपिक उष्णकटिबंध में। जो पर्यावरण का उष्णकटिबंधीय पोर्शन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या क्षेत्रीय वितरण है, उस उष्णकटिबंधीय में क्या क्षेत्रीय भिन्नता है, चलिए एक एक करके करते हैं। जहाँ उष्णकटिबंधीय इलाका होगा, उस उष्णकटिबंधीय इलाके में इतने विविधताओं के जीव मिलेंगे, जैसे दीमक, कीट, पतंगे, टिड्डी, सांप, बिच्छू, कोरल, यह सारे के सारे जो है उष्णकटिबंध अर्थात हमारा जो पर्यावरण है, यदि वह पर्यावरणीय इलाके में, उस पर्यावरणीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो ये कीट, पतंगे, सांप, बिच्छू, कोरल, ये सारी चीज़ें उष्णकटिबंधीय इलाके में मिलेंगी। अब है सूक्ष्मदर्शी जीव, मतलब जिनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए या जो अति महीन, अति सूक्ष्म जीव हैं, उनकी क्या विशेषता है। जैसे इसमें है माइक्रोजोआ या अति सूक्ष्म प्राणी या एक कोष की प्राणी, इसको कई नामों से आप जानते हैं। तो माइक्रोजोआ, अति सूक्ष्म प्राणी या एक कोष की प्राणी, यह एक कोष की प्राणी की विशेषता क्या होती है, ये आप जान लें। यदि 1 ग्राम मिट्टी है किसी भी स्थान पर, यदि उष्णकटिबंधीय इलाका है, तो उस उष्णकटिबंधीय इलाके में 1 ग्राम मिट्टी में 10,000 से लेकर के 1 लाख तक ये जीवों की संख्या पाई जाती है। इस तरह के जीव हमारे 10,000 से लेकर के 1 लाख तक पाए जाते हैं। अब है माइक्रोसाफ्ट या सूक्ष्म पादप। ये तो जीवों की बात हो गई। अब चलिए जीव समाप्त होने के बाद हम प्राणियों की बात लेते हैं। तो ये जो पौधे हैं, जीव के बाद, प्राणी के बाद पौधे, तो पौधों की भी अपनी एक कई वैरायटियां हैं। अब इसमें हम जैसे बिना जड़ वाले पौधे, बिना तना और जड़ के पौधे, ये तो सूक्ष्म जीव हो गए। अब पौधों की बात आएगी तो आपने बरगद देखा है, विशालकाय वृक्ष देखा है, लताएं देखी हैं, फंगसकाई देखा है। एक पौधा ऐसा भी होता है जिसमें न जड़ है और न जिसमें तना है, उसको एक नाम से पुकारते हैं, तो वह क्या है, फफूंदी। फफूंदी एक ऐसा पौधा है पौधों में जो बिना जड़ का और बिना तने का होता है। अब है बैक्टीरिया की बात। बैक्टीरिया न प्राणी है और न वनस्पति है। बैक्टीरिया न प्राणी है न वनस्पति है। बैक्टीरिया के कई स्वरूप हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, निगेटिव और पॉजिटिव। हम यहाँ बात कर लेते हैं। जो बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लाते हैं, उसमें 1 ग्राम मिट्टी आप स्टोर करेंगे, 1 ग्राम मिट्टी इकट्ठा करेंगे तो लगभग 10 करोड़ हवा से नाइट्रोजन यह लाते हैं। और हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, उस खाद्य पदार्थों में भी यह इकट्ठा होते हैं, जैसे दही, शराब और पनीर। दही और शराब, पनीर, यह सारे के सारे जो है बैक्टीरिया से युक्त होते हैं। अब बात है वायरस की, जिनका सही रूप का पता ही नहीं है। वायरस एक ऐसा जीव है जिसका सटीक स्वरूप पता ही नहीं है। वायरस एक ऐसा जीव है जो न जड़ है और न चेतन है। यह
जहाँ भी जाता है, यह जड़ के संपर्क में आता है तो वह निर्जीव हो जाता है, और जीव के संपर्क में आ जाता है तो वह सक्रिय हो जाता है। इस तरह वायरस सजीव और निर्जीव के बीच एक कड़ी है। कोविड वायरस ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। इसके पहले भी वायरस से जनित बीमारियां हमारे समाज और राष्ट्र को प्रभावित की हैं, जैसे हैजा है, तावन है, प्लेग है, यह सब वायरस जनित बीमारियां हैं। कोविड का तो पूछना ही नहीं, पूरी मानव जाति कराहने लगी थी, जीवन जैसे ठप पड़ गया था। आर्थिक प्रगति हमारी जो कुलाचे भर रही थी, हम 21वीं सदी में चांद और मंगल की यात्रा कर रहे थे, और जब कोविड वायरस अपना तांडव दिखाना शुरू किया तो सब का सब धरा रह गया। न मेडिकल साइंस काम की, न विज्ञान काम किया, सबको घर में दुबक जाना। जैसे जो मानव अपनी रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रहा था बुलेट ट्रेन की तरह, उसमें जैसे जाम लग गया, सब जहां थे वहीं ठिठक गए। यह किसकी देन है? केवल वायरस की। तो यह जो वायरस है, इसका सही रूप का कोई पता नहीं है, और वायरस के सही रूप का पता इसलिए नहीं है कि यह जो कोविड था वह क्या था, यह आरएनए से गवर्न हो रहा था। आरएनए से गवर्न होने के नाते उसकी न सटीक पहचान हो पा रही थी, न सटीक उसका इलाज हो पा रहा था। डीएनए से जब वह गवर्न होता तो वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और मेडिकल साइंस कहीं न कहीं उसका विकल्प ढूंढ लेती, लेकिन वह आरएनए से होने के नाते जितने लोगों के शरीर में वह प्रवेश करता था, वह उसी तरह का स्वरूप बना लेता था। तो कोविड के माध्यम से मैंने वायरस की एक छोटी सी बात बताई, उसका प्रसंग बताया। हकीकत में वायरस का कोई स्वरूप नहीं होता है, वायरस का कोई स्वरूप नहीं है। जड़ के साथ वह निष्क्रिय है और जीव के साथ वह सक्रिय है। यह हो गया। अब आगे बात आती है, मानव जब इस धरातल पर कदम रखा, मानव जब इस धरातल पर आया तो वह बहुत संघर्ष किया। मानव का इतिहास संघर्षों का इतिहास है। मानव जब इस धरातल पर आया तो संघर्ष ही संघर्ष था, और उस संघर्ष में वह एक एक करके आगे बढ़ता गया। तो यह संघर्ष से वह सफलता की यात्रा तक कैसे पहुंचा, तो वह एक शब्द है, समायोजन, एडजस्ट करने की परंपरा। जो किसी के साथ समायोजन कर लेता है वही जिंदा रहता है। डार्विन ने एक थ्योरी दी थी समायोजन की। डार्विन का जो समायोजन और यह उत्पत्ति जीवों की पूरी कहानी है, वह सब में न पढ़ करके मैं आपको बता दूं, इस पूरे जीवन काल में यदि जिराफ जिंदा है और उसी काल, उसी समकालीन और जीव नष्ट हो गए, तो उसके पीछे कारण क्या था? उन्होंने समायोजन नहीं किया। लेकिन जिराफ अपने वातावरण के साथ समायोजन किया, और सारे जीव भोजन के अभाव में तो मर गए, लेकिन जिराफ ने अपने वातावरण के साथ क्या किया? अपने पर्यावरण के साथ क्या समायोजन किया। कैसे? जैसे जैसे नीचे वनस्पतियां सूखा के कारण या जलाभाव के कारण उनके खाद्य पदार्थ खत्म होने लगे, नष्ट होने लगे, तो सारे जीव तो अपने को समायोजित नहीं कर पाए, इसलिए उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन जिराफ ने क्या किया? अपनी गर्दन को अगले पैर पर खड़े होकर के उचक उचक करके डालों को, शाखों को, टहनियों को, उनकी पत्तियों को खाने का जो प्रयास किया, उसमें उसकी गर्दन क्या की? लंबी खिंच गई। उसकी शरीर ने वातावरण, अपने पर्यावरण के साथ जो समायोजन किया, उसी से उसका अस्तित्व बचा रहा। तो यह कहानी बता करके मैं आपको इस प्रसंग को स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मानव और प्राणी, मानव और वातावरण में जो समायोजन की क्षमता है, वही आज तक मानव के उत्तरोत्तर प्रगति का आधार है। आज मानव इतनी तरक्की कर रहा है तो उसके पीछे केवल उसकी समायोजन की क्षमता है। एक एक करके हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे मानव पशु जगत का समायोजन, मानव और पशु जगत के बीच वातावरण के साथ कैसे उसने अपने को समायोजित किया। जैसे अफ्रीकी महाद्वीप के प्राणी, अफ्रीकी महाद्वीप के देश के निवासी, चूंकि वह इलाका गर्म है तो वहाँ विषैले जानवर, विषैले सांप, बिच्छू, कीट, पतंग वहाँ जीना दूभर कर दिए थे। तो उन्होंने क्या किया? अपने को वातावरण के साथ समय, वहाँ से उन्होंने भागा नहीं, वहाँ से उन्होंने स्थान को छोड़ा नहीं, बल्कि अपने को क्या किया? वातावरण के साथ समायोजित किया। आज भी देख लीजिए, हमारे आपके यहाँ
जब परिस्थितियां जैसी बदलती हैं, मानव खुद वातावरण के साथ समायोजन करता है। जैसे जाड़ा आ जाती है तो हम ऊनी कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी आ जाती है तो कम कपड़े और सूती कपड़े पहनते हैं। गर्मी आने पर हम क्या करते हैं, दस्ताने का प्रयोग करते हैं, वो गर्मी का दस्ताना ठंडा जो प्रदान करता है। जाड़े में हम उष्ण ताप लाने के लिए, गर्मी पाने के लिए हम गर्म दस्ताने का प्रयोग करते हैं। गर्मी में मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, यह सारा का सारा उपक्रम, यह सारे के सारे उपकरण मानव का वातावरण के साथ समायोजन है। मानव पहले दोनों हाथ पैर से चलता था, धीरे धीरे अपने को ऊपर खड़ा किया, उसकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कार्ड जो उसका सीधा हुआ, और आज जो वह सब कुछ कर रहा है तो केवल समायोजन के कारण। जैसे मच्छर, मक्खी, दीमक, टिड्डी, इन सबसे मानव का निरंतर युद्ध चलता रहता है। आप फसलें बो देते हैं, टिड्डियाँ खा जाती हैं, लेकिन हम फसलों को बोना छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ अपने को एडजस्ट करते हैं। उसको दूर करने के लिए तमाम उपकरण, तमाम तरह के रसायन का प्रयोग करते हैं। आप देख लीजिए, वनस्पतियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो फसलों को हमारे प्रभावित करती हैं। आज तमाम तरह के केमिकल आ गए हैं जो फसलों को उगाने के साथ साथ खाद पानी देते समय जो अनाधिकृत वनस्पतियाँ उग जाती हैं, पौधे उग जाते हैं, घासें उग जाती हैं, मानव उनको केमिकल से क्या करता है, खत्म करता है और खुद की फसल को प्राप्त करता है। यह हर क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, खुद अपने आवास, परिवेश, स्थान के संदर्भ में मानव क्या करता है, अपने आप को समायोजित करता है। मैं एक और प्रसंग आपको शेयर कर दूं। पिग्मी जनजाति है। यह पिग्मी जनजात जहाँ निवास करती है वह इलाका बहुत गर्म है, तो वहाँ विषधर बहुत पाए जाते हैं, कीट पतंग, सांप, बिच्छू के रूप में। तो वह धरातल पर न रह करके घने जंगल में होने के कारण वह उन शाखाओं पर, टहनियों पर फट्टे डाल करके, बांस, बल्ली और लकड़ियां डाल करके अपना मकान बनाते हैं, वहाँ निवास करते हैं और सीढ़ी पर चढ़ करके वह अपने को समायोजित करते हैं। तो मानव की यह सबसे अच्छी प्रवृत्ति होती है कि वह स्थान, परिवेश के साथ अपने को एडजस्ट करता है, समायोजित करता है, न कि वहाँ से पलायन करता है। यह मोजा, दस्ताना, मिट्टी, पिग्मी अपने शरीर पर लेप लगा लेते हैं मिट्टी का। क्यों? क्योंकि उनके जो विषैले कीट पतंगे यदि काट लेंगे तो उनका जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। तो यह सब वह काम करते हैं। अब बात है बंदर की, हाथी की, कुत्ता की, घोड़ा की, शेर की, पशु की। ये जितने मैंने नाम लिया है, मानव इनके साथ अपने को क्या किया, समायोजित किया। जब जैसी उसकी जरूरत पड़ी, उसको सुरक्षा की जरूरत पड़ी, तो उसने कुत्ते को पालतू बना लिया। क्योंकि जब वो शिकार करने के लिए, मानव के भोजन का आधार क्या था, फसलें तब नहीं होती थी, तो फसलों के अभाव में भोजन मांस पर आधारित था। या तो मछलियों को मारना था या तो शिकार करना था। शिकार करते समय शिकार को जब चोट लगती थी, तीर भाला मानव मार करके गिराता था, तो उस चोट के लगने पर शिकार बहुत तेजी से भगता था, और जब वह तेजी से भगता था तो कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता उसको घेर करके गिरा देता था और वह शिकार प्राप्त करता था। कुत्ते को भी भोजन देना शुरू किया और अपने उदर की पूर्ति करनी शुरू हुई। यह कुत्ते को पालतू बनाने के पीछे एक सुरक्षा का कारण है। दूसरी बात है, आज इतनी वेल डेवलपमेंट हमारी आवासीय कॉलोनियाँ हो रही हैं, चारदीवारियाँ बन रही हैं। पहले मानव झोपड़ी डाल करके रहता था, खुले में रहता था, तो किसी हिंसक जानवर से, किसी अनचाहे व्यक्ति से, किसी अपरिचित व्यक्ति से घर की, खुद की सुरक्षा करने के लिए क्या किया, कुत्ते को पालतू बनाया। जब उसको सामान ढोने की बारी आई तो उसने कैरियर, गुड्स, माल को ढोने के लिए उसने खच्चर को पालतू बना लिया। जब उसे तेज दौड़ने की, अपने स्थान और समय के अनुसार वहां पहुंचने की जब जरूरत हुई तो उसने घोड़े को पालतू बना लिया। तो ये कुत्ता, घोड़ा, बैल, जब खेती करने की बारी आई तो उसने बैलों को, गायों को पालतू बनाया। गायों को पालतू बनाने के पीछे रीजन यही रहा है कि गायें हमारे लिए बहुउपयोगी जानवर है, और यह गाय जो हमारे लिए बहुउपयोगी जानवर है, इसीलिए भारतीय सनातन संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया। रीजन यह था कि गाय ही एक ऐसा जानवर है जो मानव को वह सब कुछ देती है। फसलों को उगाने के लिए अच्छी खाद देती है, खुद के लिए दूध, मट्ठा, दही, घी,
और खेती करने के लिए बछड़े को देती है। इसीलिए गाय को हिंदू सनातन संस्कृति में भारतीय ध्वजवाहक जो परंपरा यहाँ की कल्चर और संस्कृति रही है उसमें गाय को सर्वोपरि स्थान दिया गया। तो उसके पीछे कारण था उसकी बहुउपयोगिता, चाहे वह दूध के रूप में, चाहे वह दही के रूप में, घी के रूप में, मक्खन के रूप में, मट्ठे के रूप में, या गोबर के रूप में, उसके मूत्र के रूप में। तमाम रोगों में उसके मूत्र का प्रयोग किया जाता है। गोबर को आज हमारे यहाँ फिनाइल चला है, पक्के घर पर हम फिनाइल का जो है पानी से पोछा लगाते हैं। पहले कच्चे मकान होते थे, कच्चे हमारे फर्श होती थी धरातल की, तो उसकी सफाई के लिए हम क्या करते थे, गोबर इस्तेमाल करते थे। वह गोबर तमाम वायरस को मारने की क्षमता रखता था। इसलिए जब हैजा, तावन, आज भी जब उल्टी व्यक्ति कर देता है तो उस स्थान का लेप करके हम सफाई किससे करते हैं, गोबर से करते हैं। तो गोबर, खेती के लिए बछड़े, यह सारी चीज़ें केवल एक गाय ने उपलब्ध कराया। इसलिए गाय को हमारे यहाँ बहुत उपयोगी जानवर माना गया और माँ का दर्जा दिया गया। बैल को खेती के लिए, इसलिए बैल हमारे यहाँ बहुत पूजनीय जानवर है गाय के बाद। तो यह सारी चीज़ें खेती करने के लिए, दूध के लिए, मांस की बात आएगी तो हमने भेड़, बकरी, तमाम ऐसे जानवरों को पाला जो केवल मांस देते हैं। तो जितनी यह एक एक करके हमने चर्चा की है, यह पौधों के साथ, पशुओं के साथ मानव ने जो समायोजन किया वो अपनी आवश्यकता और नीड के अनुसार किया। पौधों की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, जब मानव को चोट लगी तो तब तो पेनिसिलिन था नहीं, तब इस तरह के मेडिकल साइंस थी नहीं। तो चोट को उपचार के लिए हमने क्या प्रयोग किया, नीम की पत्ती को पीस करके लेप लगाया, उसके छाल को घिस करके उससे जो तरल पदार्थ निकला लगाया, तो वह हमारे लिए अच्छी मेडिसिन थी। इसीलिए हमारे यहाँ नीम की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है। तुलसी हाई एंटीबायोटिक है। बरगद, पीपल, पाकड़, यह पौधों के रूप में हम मानव ने जो पालतू बनाया, इनके साथ अपने को जो एडजस्ट किया, उसके पीछे केवल ऑक्सीजन की सबसे भरपूर प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय यह है कि मानव अपने वातावरण के साथ, अपने प्राकृतिक तत्वों के साथ, अपने जीवों के साथ, अपनी वनस्पतियों के साथ, अपने पशुओं के साथ अपने स्थान परिवेश के अनुसार समायोजित किया। और उसी समायोजन का परिणाम है कि आज मानव जंगलीपन से निकल करके, खाना बदोश जिंदगी से बाहर निकल करके होमोसैपियंस, आधुनिक मॉडर्न मानव बना। तो यह केवल एक कला के कारण है, वह है मानव की समायोजन की कला। यह समायोजन ही उसको इस स्थान तक ले गया। ये सारी चीज़ें में जो मैंने लिखी है यह उसी के घटक हैं, चाहे वह बंदर है, कुत्ता है, हाथी है, भेड़ है, घोड़े हैं, खच्चर है, मक्खन है, दूध है, मांस है, हड्डी है, चमड़ा। बहुत से जानवरों को हम मांस प्रयोग करने के बाद जो उनके चमड़े हैं, उन चमड़े का हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, बेड के लिए, बेल्ट के लिए, तमाम थैले, बैग के लिए बेडशीटें बनती हैं, सीटें बनती हैं। यह सब कहाँ से आता है, ये चमड़े से आता है। ये सारी चीज़ें मानव अपनी उपयोगिता को ध्यान में रख करके प्रकृति और वनस्पति के साथ, प्रकृति और पशु के साथ समायोजित करते हुए अपनी विकास यात्रा को यहाँ तक लाया। अगले क्रम में हम अध्ययन करेंगे मानव और पशु की बीच जो यह पालतूकरण की प्रवृत्ति आई, ये उसकी बौद्धिकता का परिणाम है। मानव ने अपनी बौद्धिक क्षमता की भरोसे, मानव अपनी बौद्धिक क्षमता के बूते इन सारे जानवरों का पालतूकरण किया जिसकी मैंने अभी चर्चा की है। चाहे वह हाथी हो, हाथी मानव से कितना विशालकाय जानवर है, उसकी ताकत अपरंपार है, लेकिन उस हाथी को पालतू मानव ने बनाया, शेर को पालतू बनाया, आज वह सर्कस के पार्ट हैं। इतना हिंसक जानवर मानव कैसे पालतू बनाया, तो सबके पीछे क्या कारण है, बौद्धिकता की। उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी प्रखर है कि वह किसी भी हिंसक जानवर को, किसी भी स्थान परिवेश के पशु को वह अपने अनुसार ढाल लेता है। आप हाथी मेरे साथी पिक्चर देखे होंगे, मानव का समर्पण जानवर भी कितना समझता है, हाथी ने कैसे कैसे उसमें अपने रोल को अदा किया और मानव की सुरक्षा की। सर्कस में हमने शेर को पाला है और उससे हम अपने मनोरंजन करते हैं। ये किसकी क्षमता है, मानव की बौद्धिक
उपभोक्ता की क्षमता है। तो जितने जानवरों की, पशुओं की हमने चर्चा की है, यह केवल किसके भरोसे होगा? दो कारण, एक समायोजन की क्षमता और दूसरे बौद्धिक कैपेसिटी मानव की इतनी प्रबल है, वह सब कुछ समेट करके अपने अनुरूप कर लेता है। अब बात आती है जीवमंडल की। अब जीवमंडल की बात आएगी जब इतनी सारी बातें होंगी, एक तरफ वनस्पतियों को, एक तरफ जीवों को जब वह पालतू बनाना शुरू किया, तो इन सबको जब वह पालतू बनाएगा तो निश्चित एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण तैयार होगा, और उस वातावरण में जो एक शब्द पैदा होता है वह है जैवमंडल, जीवों का मंडल। इस शब्द को परिभाषित करते हुए हमारे भूगोलवेत्ता स्टालर क्या कहते हैं, मैं आपसे वह शेयर कर रहा हूँ। स्टालर महोदय कहते हैं कि जीवमंडल क्या है, उनके शब्दों में सुनिए। स्टालर के अनुसार उनके शब्दों में जीवमंडल की परिभाषा को कितने सारगर्भित तरीके से रखा है, उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पृथ्वी पर, ध्यान से आप देखिए, पृथ्वी पर जीव और पर्यावरण जहाँ परस्पर क्रिया होती है वही जैवमंडल कहलाता है। आपके सामने यह शब्द बहुत बार आया होगा, जैवमंडल, जैवमंडल। अब आपसे कोई एक शब्द में पूछे कि जैवमंडल किसे कहते हैं, तो आप पट से कोड करिए। स्टालर के अनुसार जैवमंडल किसे कहते हैं? जहां जीव और पर्यावरण में, जीव एक तरफ, पर्यावरण एक तरफ, जीव और पर्यावरण जहां मिल करके आपस में अंतः प्रक्रिया करते हैं, वह अंतः प्रक्रिया के बाद जो स्वरूप बनेगा वही जैवमंडल कहलाएगा। तो यह बात स्पष्ट हो गई। पृथ्वी से ऊपर, जहां हमारी पृथ्वी है, धरातल से आकाश में 15 किलोमीटर ऊपर तक और धरातल से 100 मीटर नीचे तक, ये दोनों डाटे आप याद रखिएगा। धरातल से आकाश की तरफ 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक और धरातल से 100 मीटर नीचे जाने तक यह जो पूरा परिवेश है, यह दोनों के छोर में जो एक सर्किल बन रही है, यहाँ तक जीव है। अर्थात एक शब्द में धरातल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक और धरातल से 100 मीटर की निचाई तक पूरा का पूरा जीवमंडल पाया जाता है। उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह समूचे एरिया को हम एक शब्द से पुकारेंगे, वह है जैवमंडल। समुद्र की गहराई में भी जीव पाए जाते हैं। जलचर, पानी में रहने वाले, जैसे मछली है। थलचर, जो धरातल पर रहते हैं, हाथी, घोड़े, हम, आप, मानव। नभचर, पक्षी समाज। तो जलचर समुद्र में, झील में, नदी में रहने वाले जीव। थलचर पूरी तरह धरातल, महाद्वीपों पर रहने वाले जीव। नभचर आकाश में, गगन में, व्योम में विचरने वाले जीव। जब अपने, अब इस बात को बहुत तरीके से पकड़िए, जलचर, थलचर, नभचर जब अपने पर्यावरण में अंतर प्रक्रिया करते हैं, तब वह स्थान समय के परिप्रेक्ष्य में पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यहाँ दो शब्दों को मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, उसके कॉन्सेप्ट को स्पष्ट किया है। एक, जीवमंडल किसे कहते हैं? तो जीवमंडल जहाँ पर्यावरण और जीव आपस में क्रिया करते हैं, उस स्वरूप का नाम होगा जैवमंडल। और पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? क्योंकि पर्यावरण का छात्र इन दो शब्दों को नहीं जान पाएगा तो वह पर्यावरण की अधूरी जानकारी रखेगा। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? जलचर, थलचर, नभचर जब अपने पर्यावरण में अंतरक्रिया करते हैं, और वह अंतरक्रिया कैसे करते हैं? दो बातें ध्यान रखना होगा। जलचर, थलचर, नभचर जब आपस में अंतरक्रिया करते हैं समय के और स्थान के परिप्रेक्ष्य में, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। स्थान और समय, स्थान समय के परिप्रेक्ष्य में जलचर, थलचर, नभचर जब अंतर प्रक्रिया करते हैं, तब पारिस्थितिकी तंत्र का जन्म होता है। तो यह शब्द बहुत स्पष्ट हो गया। अब है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक। अब यह जब अंतर प्रक्रिया तीनों मिलकर के करेंगे, जलचर, थलचर, नभचर स्थान और समय के संदर्भ में करेंगे, तो पारिस्थितिकी का जन्म होगा। और जब पारिस्थितिकी का जन्म होगा तो वह पारिस्थितिकी कितने घटकों में है उसकी बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक, एक जैविक घटक,
जैविक घटक का आशय हो गया कि वह सारे जीव जो इस संसार में पाए जाते हैं, उड़ने वाले, चलने वाले, तैरने वाले, दौड़ने, रेंगने, सरकने, जिस भी फॉर्मेट का जीव है वो पूरा का पूरा जैविक समुदाय हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख घटक है। अजैविक, जिसमें जीवन नहीं है, हवा है, पानी है, मिट्टी, आकाश है, ताप है, दाब है। जैविक घटक सारे जीव, थलचर, नभचर, जलचर, उड़ने, तैरने, दौड़ने, रेंगने, सरकने वाले, यह सारे के सारे जैविक श्रेणी में आएंगे। हवा, पानी, मिट्टी, ताप, दाब, प्रकाश, यह अजैविक श्रेणी में आएंगे। यह इसके बाद है ऊर्जा घटक। ऊर्जा अर्थात एनर्जी, चाहे वह वनस्पतियों में हो, चाहे खुद हमारे आप या हम आप जैसे सभी जीवधारियों में, यह दोनों घटकों के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है तो ऊर्जा घटक। यह तीनों मिल करके एक स्वरूप को जन्म देते हैं जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा निवेश और बहिर्गमन चलता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश, इनपुट अर्थात आगे आउटपुट, निवेश और निर्गमन, निवेश और बाहर निकलना, यह सतत चलता रहता है। यही जिस दिन ठप हो जाएगा पूरी प्रकृति ठप हो जाएगी। सूर्य से रोशनी निकलती है, पौधे प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इस प्रकाश संश्लेषण से फिर क्या होता है, पौधे अपने कोई विकास करते हैं, पौधे अपनी वृद्धि करते हैं, फिर फल फूल देते हैं, उसको खा करके जीवधारी जिंदा रहते हैं और जीवधारी से यह ऊर्जा का एक सर्किल चेन है। जो ऊर्जा का प्रवाह अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे यही है। यह ऊर्जा का एक जगह निवेश हो रहा है, एक जगह निर्गमन हो रहा है। यही आगमन निर्गमन जो है ऊर्जा के इस स्वरूप को जो बनाए रखा है, यही पारिस्थितिकों को संचालित करने में, यही प्रकृति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यदि प्रकृति में गतिशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, तो उस प्रकृति के परिवर्तनशीलता के पीछे मात्र एक कारण है, वह कारण है ऊर्जा का निवेश और निर्गमन। यह चलता रहेगा, प्रकृति चलती रहेगी। यह सारा टॉपिक आज पर्यावरण के क्षेत्रीय स्वरूप और उसके वितरण की जो पर्यावरणीय सीरीज हमारी चल रही है उसका यह पार्ट रहा। अगले क्लास में जो इसका शेष भाग है हम आपको बताएंगे। आज ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे जो क्लास हमारी चलेगी उसका टॉपिक है जैवमंडल के प्रमुख भेद। जैवमंडल के प्रमुख भेद आप सबने क्लास सुनी, देखी, आप सबको ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा साधुवाद। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लगातार वीडियो प्राप्त करते रहें। अपने सुझाव, अपने कमेंट हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।